हाय, दिस इज़ उज़मा फारूकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते किसे हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन इन लिविंग बीइंग्स इज़ नोन एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। मतलब ऑर्गेनिजम्स में ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो सीक्वेंस है ना, जो धीरे धीरे विकास होता है या इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में फर्स्ट थ्योरी किसने दी थी? लेमार्क ने। लेमार्क की थ्योरी किस बारे में? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में जो थ्योरी थी उसे क्या बोलते हैं? लेमार्किज्म। क्या बोलते हैं? लेमार्किज्म। लेमार्क नाम है और इज्म मतलब उनका जो थ्योरी है। तो लेमार्किज्म किसको करते हैं? लेमार्क की थ्योरी को। किस बारे में इन्होंने थ्योरी दी थी? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में। इनका पूरा नाम क्या था? जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क। इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम था फिलॉसफिक जूलॉजी। इसमें ही उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसको बताया था या रिप्रेजेंट किया था। उसमें देखेंगे अब लेमार्किज्म के मेनली कितने पॉइंट्स हैं? 3। अडेप्टिबिलिटी नहीं पढ़ेंगे इसमें, अडेप्टिबिलिटी नहीं पढ़ेंगे। 1, 2 एंड 3। ठीक, तो सबसे पहले डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। लेमार्क ने बताया जितने भी मतलब ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने बताया जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अर्थ पर, सभी पर वातावरण या इन्वायरमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, जिससे उनकी बॉडी, उनके बिहेवियर, स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पाए जाते हैं उन लोगों का कलर देख लीजिए, उनका कलर क्या होता है? गोरे होते हैं और फेयर होते हैं। उनके जो ज़्यादा गर्म जगह रहते हैं उनका टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, वो कैसे हो जाते हैं? तो उनका रंग डल हो जाता है बहुत ज़्यादा ना, काले होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि क्या है? इन्वायरमेंट का इफेक्ट है। आ गई बात समझ में? फिर दूसरा इन्होंने बताया यूजेस एंड डिसयूजेस ऑफ ऑर्गन। लेमार्क ने बताया जो ऑर्गेनिज्म अपने जिस ऑर्गन का यूज़ ज़्यादा करता है वो क्या होता है? डेवलप हो जाते हैं, है ना। और जिन ऑर्गन्स का यूज़ नहीं करता वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। ठीक, तो और इन्होंने बताया था एक स्नेक था पिट वाइपर, उसके लेग्स थे लेकिन वो अपने पैरों का यूज़ नहीं करता था, लगातार वो रेंग कर ही चलता था, जिससे कि उसके जो पैर थे वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। आगे बात समझ में? फिर देखेंगे आगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेमार्क पूछा जाता है ये क्वेश्चन अलग से भी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसका पॉइंट है, किसकी थ्योरी का पॉइंट है? तो ये लेमार्क का है। ठीक है, लेमार्किज्म का पॉइंट है। उसके बाद इसी पॉइंट की इनकी बहुत ज़्यादा क्या हुई थी? क्रिटिसिज्म, मतलब बुराई, मतलब गलत साबित हुआ था इनका ये नियम। तो इसमें इन्होंने क्या बताया? अब जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में जितने भी कैरेक्टर्स एक्वायर करता है, गेन करता है, प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? एक्वायर्ड करता है। उन्होंने बताया सभी ऑर्गेनिज्म के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सभी वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जाते हैं। आई बात समझ में? इन्होंने बताया था ये बात। लेकिन ये देखिए इसमें लिखा हुआ है द मोस्ट यूज एंड डिसयूज यहाँ से लिखिए यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट मूव फ्रॉम जनरेशन। यूज एंड डिसयूज इन द प्रोगेनी ऑल्सो मेक इट इफेक्टिव एंड मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड विच इज़ डिफरेंट। मतलब इन्होंने बताया जो जितने भी ऑर्गन का यूज़ और डिसयूज़ करने के बाद जो कैरेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म में और आते हैं वो सभी कैरेक्टर क्या जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं। लेकिन इनके इस नियम की बहुत ही क्रिटिसिज्म हुई थी। किसने की थी? वीज़मान ने। किसने की थी? वीज़मान ने। इन्होंने मतलब सभी कैरेक्टर्स वन जनरेशन से अदर जनरेशन नहीं जाते हैं, सिर्फ वो कैरेक्टर्स वन जनरेशन से अदर जनरेशन जाते हैं जिनका इफेक्ट किस पे होता है? जीन पे। ठीक है, 2 तरह के कैरेक्टर होते हैं, सोमैटिक और जेनेटिक। सोमैटिक कैरेक्टर मतलब जो बॉडी के कैरेक्टर्स हैं वो वन जनरेशन से अदर जनरेशन में आते हैं। जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं, ऐसे कैरेक्टर्स बॉडी के जिसका जीन्स पर इफेक्ट पड़े, वो कैरेक्टर्स केवल वन जनरेशन से अदर जनरेशन में जाते हैं। समझ में आ गई बात? उसके बाद वीज़मान साइंटिस्ट थे जो उन्होंने क्या किया था? चूहे की जो टेल काट दी थी और 40 पीढ़ियों तक काटते गए, लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन में देखा तब भी उसकी पूँछ थी या टेल थी। तो इससे ये पता लेकिन लेमार्क के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस ऑर्गन का यूज़ नहीं करते वो गायब हो जाते हैं। और वंशागति या जो इनहेरिटेंस होता है वो उन्हीं कैरेक्टर्स का होता है जो कैरेक्टर्स का यूज़ हम लोग करते हैं, जिस ऑर्गन का यूज़ करते हैं वही डेवलप होते हैं, वही जाते हैं। लेकिन इनका ये नियम क्या गलत हो गया जब अगली जनरेशन में देखा कि चूहे की पूँछ थी, है ना। आई बात समझ में?
तो इनका ये पॉइंट गलत था, सभी कैरेक्टर वन जनरेशन से अदर जनरेशन में नहीं जाते। अगर ऐसा होता तो इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर होते, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर होते। हाँ हो सकते हैं, लेकिन बिना पढ़े थोड़ी, ऐसा नहीं कैरेक्टर चले जाएंगे पेरेंट्स में, ऐसा नहीं होता है, जाएंगे। लेकिन अगर बन भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए उतनी ही मेहनत, उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना एक आपके पेरेंट्स को टीचर बनने या डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ा है। आई बात समझ में। फिर देखेंगे आगे नेक्स्ट डार्विनिज्म। क्या आया? डार्विनिज्म। डार्विनिज्म क्या है? ये सेकंड थ्योरी किसके बारे में? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में। तो इसमें इनका पूरा नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन। ठीक, इन्होंने जो थ्योरी दी थी इनकी बुक का नाम क्या था? और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सेलेक्शन। इनकी बुक का नाम क्या था? और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सेलेक्शन। तो इसमें सब इनकी टोटल कितनी हेडिंग्स हैं? उसमें 3 थी, इसमें कितनी है? 6। पहले क्या है? इनॉर्मस फर्टिलिटी, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या नेक्स्ट जनरेशन या को प्रोड्यूस करने की क्या रखते हैं? कैपेबिलिटी या टेंडेंसी रखते हैं। फिर सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे वो सभी अपने एक्सिस्टेंस, अपने आप अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं। फूड, वाटर, शेल्टर, है ना, और जितनी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जितनी भी ज़रूरत होती है अपनी नीड के लिए, जितना भी स्ट्रगल करते हैं वो सब स्ट्रगल किस में आता है? स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस में। तो इसमें फर्स्ट है ये 3 टाइप्स का होता है, ये सब हेडिंग है इसके। तो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक और स्ट्रगल विद द इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब जब एक ही स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फूड, वाटर, शेल्टर के लिए वो करते हैं स्ट्रगल, तो इसे क्या कहते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। फिर दूसरा आया इंटर स्पेसिफिक। इंटर अलग अलग जो स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म है ना, डिफरेंट स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म जब कंपटीशन करते हैं फूड, वाटर, शेल्टर के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं? इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। स्ट्रगल विद द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में जहाँ रह रहे हैं उससे भी स्ट्रगल करना है, गर्मी, धूप, टेम्परेचर, है ना, इसके अकॉर्डिंग में अपने आप को, अपनी बॉडी को ढालना पड़ता है। फिर देखेंगे आगे नेक्स्ट वेरिएशन इन हेरिडिटी। वेरिएशन मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, मतलब कोई 2 ऑर्गेनिज्म सेम नहीं होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? वेरिएशन। और जो कैरेक्टर अलग होते हैं वही कैरेक्टर जनरेशन टू अदर जनरेशन में जाते हैं, है ना, जो डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं वो भी जाते हैं वन जनरेशन से अदर जनरेशन। इसे क्या कहते हैं? हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। फिर देखेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइव करने के लिए कौन फिट है? जो स्ट्रगल करने के लिए वो हो, है ना, कैपेबल। जो स्ट्रगल कर लेगा लाइफ से वही लाइफ को जी सकता है, आगे कॉम्पीट कर सकता है, वही आगे लाइफ में सर्वाइव कर सकता है। फिर अडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट, अपने आप को अडेप्ट कर ले, जहाँ रह रहे हैं इन्वायरमेंट में, अगर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को, बॉडी को नहीं ढाल पाएंगे, अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर रहना इम्पॉसिबल है। फिर आया ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज़। ऐसा होता है, मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि जो अब नेक्स्ट जनरेशन है वो अपने एंसेस्टर से पूरी तरह से डिफ़र हो जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। इस तरह से नई जाति की उत्पत्ति होगी। ठीक है, फिर देखेंगे आगे म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी क्या होती है? म्यूटेशन थ्योरी दी किसने है? ह्यूगो डिवरीज ने। किसने दी है? ह्यूगो डिवरीज ने। म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज इन अ लिविंग बीइंग। किसी भी लिविंग बीइंग में जो सडन चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन होता क्यों है? क्रोमोसोम या जीन्स में चेंजेस की वजह से, उसके नंबर या उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज होता है तब क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन की प्रोसेस सबसे पहले किस प्लांट पे देखी गई थी? इवनिंग प्रिमरोज पे। किस पे देखी गई थी? इवनिंग प्रिमरोज पे। और इवनिंग प्रिमरोज जो प्लांट है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ये है ओइनोथेरा डी लैमार्कियाना। ठीक, क्लियर हो गई बात। उसके बाद इसमें देखेंगे जो म्यूटेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, जेनेटिक म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जेनेटिक मतलब जीन्स में अगर जीन्स के स्ट्रक्चर या नंबर में कोई डिफरेंस देखने को मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक म्यूटेशन। और क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब क्रोमोसोम के नंबर और स्ट्रक्चर में कोई चेंज देखने को मिले, है ना। फिर देखेंगे आगे नेक्स्ट होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन किसे कहते हैं? वो ऑर्गन्स जिनके ओरिजिन
और जो स्ट्रक्चर होता है बेसिक, मतलब स्टार्टिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, वो सॉरी स्ट्रक्चर जो होता है हाँ सेम होता है, लेकिन जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन फंक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसे क्या बोलते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन। क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन। जैसे लेग्स ऑफ हॉर्स, फ्लिपर ऑफ विंग्स ऑफ, यहाँ काट दीजिएगा, विंग्स ऑफ बैट, है ना, 4 लिम्स ऑफ हॉर्स, ये सब का जो ओरिजिन है वो सेम है। कहाँ से होती है, इसको कहते हैं, तो ये जितने भी ऑर्गन हैं, लेग ऑफ हॉर्स, है ना, विंग्स ऑफ बैट, हैंड्स ऑफ ह्यूमन, इन सब की जो ओरिजिन है वो एक ही जगह से, जो हमारे हाथ जहाँ से जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल, है ना। तो पेक्टोरल गर्डल से ही इसके आगे के लेग्स जुड़े होते हैं, है ना, और जो बैट के विंग्स होते हैं वो भी पेक्टोरल गर्डल से जुड़े होते हैं, ह्यूमन बीइंग के हैंड जो होते हैं वो भी, तो सबकी ओरिजिन एक ही जगह से, लेकिन फंक्शन सबका अलग अलग है। तो इस तरह के ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन। क्या बोलते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन। और एनालॉगस ऑर्गन जस्ट अपोजिट, जिनके फंक्शन सेम हो लेकिन ओरिजिन और स्ट्रक्चर जो होते हैं या डेवलपमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, विंग्स ऑफ बर्ड, बैट एंड इंसेक्ट, सभी का काम उड़ना होता है, लेकिन सबका डेवलपमेंट अलग अलग जगह से, ओरिजिन क्या है, अलग अलग जगह से। क्लियर हो गई बात, आई नहीं आई बात समझ में। देखिए आपने यहाँ से पढ़ा ये वाला टॉपिक, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट ये आ सकता है कि एविडेंस बताइए ना, राइट टू एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो इसका क्या मतलब, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है, कैसे बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है। तो उसमें आप जो है 2 लिख सकते हैं, होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन पहले में लिख सकते हैं, और एक और क्या लिख सकते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। ये दोनों किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये किसका एविडेंस हो जाएंगे, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का। ठीक, तो दूसरा क्या हो जाएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन। या ये देखिए कनेक्टिंग लिंक है ना, ये भी पढ़ लीजिएगा आप, उसके ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, वो ऑर्गन जो इनका हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन यूजलेस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज़ कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। लेकिन ये बताते हैं ये हमारे एंसेस्टर में पहले हुए रहे होंगे और उनमें फंक्शनल थे, लेकिन हमारे में कोई फंक्शनल नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि विकास या इवोल्यूशन हुआ है। तो ये सब ऑर्गन जो हैं वो सब कैसे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर हैं तो, लेकिन किस फॉर्म में, वेस्टिजियल ऑर्गन, बेकार, इसका कोई काम नहीं है। अब आया नियो डार्विनिज्म। क्या आया, नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म क्या है, जो डार्विनिज्म की जो कमियां थी उसको चेंज करके, इम्प्रूव करके जो थ्योरी लाई गई उसे क्या कहा गया, नियो डार्विनिज्म। तो इसमें क्या है, वेरिएशंस इन्होंने बताया, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कई सारे चेंजमेंट देखने को मिलते हैं, अलग अलग ना, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसमें सोमैटिक कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ जेनेटिक, सोमैटिक्स मतलब बॉडी के, जेनेटिक मतलब जीन से रिलेटेड। फिर आया म्यूटेशन। क्या आया, म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन लिविंग बीइंग इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। नेचुरल सिलेक्शन, है ना, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, म्यूटेशन होता है, जिससे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। इसको आप पढ़ लेंगे। आइसोलेशन मतलब अलग करना, सेग्रीगेशन। तो ये सब थोड़ा थोड़ा आप इसको बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, इसके बारे में मेन इंट्रो लेना है, एक एक लाइन आप पढ़ लेंगे। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें डार्विनिज्म और लैमार्किज्म में डिफरेंस बताना है, जिराफ का एग्जांपल देख के। तो डार्विन ने बताया कि उन्होंने अपने इस जो डार्विनिज्म में थ्योरी नहीं बताई थी, इन्होंने वेरिएशन, डिफरेंसेस, उन्होंने बताया 2 तरह की गर्दन वाले जिराफ थे, छोटी गर्दन वाले और बड़ी गर्दन वाले। जब अफ्रीका के जंगलों में वो आया, सूखा आया, तो उस टाइम क्या हुआ, जो छोटी गर्दन वाले थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि वो स्ट्रगल नहीं कर पाए फूड वाटर के लिए, क्योंकि ज़मीन की घासें सूख गई थी और पेड़ पे वो चढ़ नहीं सकते थे। और जो बड़ी गर्दन वाले थे वो आसानी से फूड को ऑब्टेन कर ले रहे थे। और जो लैमार्क ने बताया कि जब अफ्रीका के जंगलों में सूखा पड़ा तो उस टाइम जो जिराफ थे, तो जिराफ अपने आगे के पैर और गर्दन का उपयोग करने लगे, जिससे उनके जो गर्दन और आगे के 2 पैर अंगों का उपयोग, यानी कि यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन की प्रोसेस के थ्रू क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, तो इन्होंने बताया 2 तरह के होते हैं, इन्होंने बताया नहीं एक ही थे, लेकिन वो अपने यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन के बिहाफ पे क्या हुए, उनका वो बढ़ गए, गला, गर्दन और पैर आगे। क्लियर हो गई बात।
अब इसको आप पूरा पढ़ लेंगे और इस चैप्टर के टॉपिक के पूरे क्वेश्चन आंसर लगा लेंगे, मॉडल पेपर कर लेंगे, फिर हम मैच करा देंगे। इस चैप्टर के मॉडल पे ये देखिए मॉडल पेपर में 2 चैप्टर का है, इसमें आपको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का नहीं करना, हम बता दे रहे हैं आपको कौन कौन सा नहीं करना। ऑब्जेक्टिव तो सारे ही कर लेंगे। उसके बाद इसमें ये जो नहीं करना वो हम आपको बता रहे हैं, ये नहीं करना है। 3rd का ए नहीं करना है और ये 4th का ए नहीं करना है। 2 क्वेश्चन आपको नहीं करने, बाकी सब करने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर मैच करा देंगे, आप ये पूरा कर लीजिए।